हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एस लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। दोस्तों, अपने इस चैनल में मैं इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं जिन्हें देखने के बाद इंग्लिश ग्रामर में आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ना सिर्फ आप इंग्लिश ग्रामर सीख पाएंगे बल्कि आप लाइफ टाइम उस नॉलेज को अपने दिमाग में रख भी पाएंगे। और मैंने अपने वीडियोस को कुछ इस तरह से बनाया है कि इनको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड को बिलोंग करता हो, इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर्स। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर्स से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये नोटिस किया है, हमेशा आप भी नोटिस करते होंगे कि इंग्लिश ग्रामर हमने कई साल पढ़ी है लेकिन उसके बाद भी हमें इंग्लिश याद नहीं रहती। ठीक है ना। तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ाऊँगा ही, साथ में मैं आपको उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताऊँगा कि हम उस ग्रामर, जो भी ग्रामेटिकल नॉलेज हमने लिया, उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम फिर से भूल जाएंगे। आप चाहे फिर ये वीडियो देखिए या कोई और भी वीडियोस देखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन आप बार बार सीखेंगे और बार बार भूलेंगे, है ना। और यही रीज़न है सबसे बड़ा कि इंग्लिश ग्रामर सालों तक पढ़ने के बाद भी इंग्लिश ग्रामर पे लोगों की होल्ड इतनी अच्छी नहीं होती या बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वो सीखते हैं पर उसे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर इसी तरीके से बताने वाला हूँ अपने इन वीडियोस में कि मैं ग्रामर भी सिखाऊंगा आपको और प्रैक्टिकल लाइफ में उनका क्या यूज़ है वो भी आपको बताता चलूँगा, ताकि आप उसको याद भी रख सकें और यूज़ भी कर सकें। दोस्तों, आप डायरी और पेन लेकर के बैठिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं उनको आप नोट करते चलिए। मैं भी बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए सीखना और ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले इसके बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, है ना, कोई भी लैंग्वेज हो, उनमें सेंटेंस बनाने का एक ख़ास तरीका होता है, एक ख़ास पैटर्न होता है। और फिर चाहे जो भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो उस ख़ास पैटर्न को या ख़ास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। उसी ख़ास पैटर्न को हम बेसिक स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं या उन्हें हम बेसिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, है ना। जैसे हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। हिंदी में भी हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं उनका एक ख़ास पैटर्न है, उनका एक ख़ास तरीका है बोलने का। हो सकता है आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो लेसन आज मैं आपको दे रहा हूँ ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको जान लेने के बाद और समझ लेने के बाद इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है ना। आज इसी वक्त, इसी क्षण, है ना, हम सबको इतने इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, हम सबको आते हैं कि हम आराम से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पता कि सेंटेंस बनाना कैसे है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर्स इंग्लिश में समझने से पहले हम हिंदी के कुछ सेंटेंसेस लेकर के आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाते हैं कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर होते क्या है और ग्रामर के अंदर या किसी लैंग्वेज के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है ना। चलिए मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ हिंदी के। जैसे चारू फूल तोड़ रही है, हम अंग्रेज़ी सीख रहे थे। दोस्तों, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए, है ना, क्योंकि ये नॉलेज आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना।
इस तरह से आपने ग्रामर कभी नहीं पढ़ी होगी जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तीसरा, एक सेंटेंस लेते हैं, सपोज वो लोग अपनी कार बेचेंगे। मान लेते हैं ये 3 सेंटेंसेस हैं हिंदी के, है ना। अब इन तीनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप खुद अमेज्ड रह जाएंगे कि यार हमने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कभी, है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और वो 3 कंपोनेंट है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। इन तीनों के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरे विस्तार के साथ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स की, तो मैं इनका आपको बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। दोस्तों, जब भी सेंटेंस बोला जाता है तो एक एलिमेंट ऐसा होता है सेंटेंस का जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या जो एक्शन कर रहा होता है, ठीक है ना, जो काम कर रहा है उस एक्शन में, डूअर है। डूअर मतलब काम करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। पापा रोज़ ऑफिस जाते हैं, कौन जाता है ऑफिस? पापा जाते हैं, तो पापा सब्जेक्ट कहला गए। आगे समझ में? तो सेंटेंस में वो एलिमेंट जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा होता है वर्ब। वर्ब क्या होती है? आसान भाषा में समझें तो एक्शन जो वर्ड्स होते हैं, है ना, जिनसे हमें काम का पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, उसे ग्रामर की लैंग्वेज में वर्ब कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स कहलाती हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, ठीक है ना, ये सब की सब वर्ब्स कहलाती हैं, है ना। सिट, ड्रिंक, ईट, रन, प्ले, ऑल दीज आर वर्ब्स। तो जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है डियर? जो डूअर होता है, जो काम कर रहा है। वर्ब क्या हो गई? एक्शन वर्ड्स, ठीक है ना। और तीसरा बचा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब कोई भी एक्शन करता है, कोई भी काम करता है, तो उस एक्शन को कोई ना कोई तीसरा एलिमेंट होता है जो रिसीव करता है, यानी हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो जिसके ऊपर उस एक्शन का फ़र्क पड़ रहा होता है, असर पड़ रहा होता है। जैसे एग्जांपल में देखता हूँ कि लकड़हारा पेड़ काट रहा है, तो लकड़हारा पेड़ काट रहा है, तो लकड़हारा तो सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, वो डूअर है। कौन सा एक्शन चल रहा है? काटने का, तो काटना तो वर्ब हो गई, ठीक है ना। लेकिन वो काट क्या रहा है? क्या काट रहा है? पेड़ काट रहा है, तो पेड़ ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। जिस भी सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है, तो उसका जिस चीज़ के ऊपर असर हो रहा है, जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है ना, ग्रहण कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। जैसे मैं शर्ट पहनता हूँ, क्या पहनता हूँ? शर्ट पहनता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, पहनना वर्ब हो गई, शर्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैंने आपको बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन दे दिया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदी में सेंटेंस कैसे बनते हैं, हिंदी में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक पैटर्न क्या होता है ना। दोस्तों, इस सेंटेंस में चारू फूल तोड़ रही है, जो सेंटेंस है, इसमें काम कौन कर रहा है? चारू कर रही है, तो चारू सब्जेक्ट हो गई। कोई डाउट है ना? कोई भी डाउट नहीं है। क्या काम कर रही है? तोड़ने का काम कर रही है, तो ये वर्ब हो गई। और क्या तोड़ रही है? सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, उसका असर किसके ऊपर हो रहा है? कौन रिसीव कर रहा है उस एक्शन को? फूल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट ज़रूर करते जाइएगा जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है। हम अंग्रेज़ी सीख रहे थे, कौन सीख रहा था अंग्रेज़ी? हम। तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? कौन सीख रहा है? काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट हो गए। कोई प्रॉब्लम है दोस्तों?
क्या कर रहे हैं हम, सीख रहे हैं, तो सीखना वर्ब हो गई। काम क्या चल रहा है, सीखने का, तो ये वर्ब हो गई। क्या सीख रहे हैं हम, अंग्रेज़ी सीख रहे थे, तो अंग्रेज़ी क्या हो गई दोस्तों, अंग्रेज़ी ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। इसी तरह तीसरे सेंटेंस में देख रहे हैं, वो लोग अपनी कार बेचेंगे। कौन अपनी कार बेचेगा, कौन काम करेगा, वो लोग, तो ये कौन है, सब्जेक्ट। क्या करेंगे वो लोग, बेचेंगे, ये क्या हो गई, वर्ब। बेचने का काम चल रहा है तो जो एक्शन है वो वर्ब है ना। क्या बेचेंगे, अपनी कार, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बेचेंगे, अपनी कार, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों सेंटेंस में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। वो क्या है कि हिंदी के जब भी सेंटेंस बनाए जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट, और सबसे आखिरी में क्या आती है, वर्ब। आप चाहे कोई भी सेंटेंस बना के देख लीजिए, आप हिंदी का अभी बनाइए, है ना, अभी बनाइए, अभी करिए। जैसे मम्मी खाना बनाती है, तो खाना कौन बनाता है, मम्मी, तो मम्मी कौन है, सब्जेक्ट। क्या बना रही है, खाना, खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, बनाना हो गया वर्ब। इसमें भी कहाँ हो रहा है, सबसे पहले मम्मी, फिर खाना ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब आ रही है बनाने का। ठीक है ना। आप यहीं बैठे बैठे 100 सेंटेंस आप बोल लीजिए अपने मन में, है ना, और आप देखेंगे कि जब भी आप उसका बेसिक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको यही मिलेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाहर है ही नहीं दोस्तों कुछ। ठीक है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। और याद रखिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर्स की कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना, इंग्लिश बोलना, लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। इतना आया आपको समझ में कि हिंदी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, है ना। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम चल रहा है वो वर्ब है, एक्शन जो चल रहा है, और उस वर्ब का जिसके ऊपर असर हो रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। कोई डाउट है, तो ये हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। दोस्तों इसी चीज़ को हम इंग्लिश में लेके चलते हैं। चलिए, चारू फूल तोड़ रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों। मैं बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता चलूँगा जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। और मैं हर वीडियो में ये करने वाला हूँ, मैं बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बहुत काम की होंगी। उसको आप स्पेशली कहीं पर अलग से मतलब नोट करिएगा, है ना, या उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। चारू इज़ प्लकिंग फ्लावर। अब तोड़ने को ब्रेक भी कहते हैं दोस्तों, है ना, जैसे, लेकिन ब्रेक वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ हम मजबूत चीज़ों को तोड़ते हैं, वहाँ ब्रेक यूज़ करेंगे। जैसे वो दरवाज़ा तोड़ रहा है, ही इज़ ब्रेकिंग द डोर। लेकिन जब फूल तोड़ने की बात हो रही है, कोई जब हम नाजुक चीज़ तोड़ते हैं, कोई बहुत ही डेलिकेट चीज़ जब तोड़ते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्लक वर्ड यूज़ करते हैं। तो चारू इज़ प्लकिंग फ्लावर्स। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम अंग्रेज़ी सीख रहे थे, क्या बोलेंगे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। और तीसरा सेंटेंस, वो लोग अपनी कार बेचेंगे, दे, वो लोग को इंग्लिश में दे कहते हैं, विल सेल, बेचने को इंग्लिश में सेल कहते हैं, और वो लोग अपनी खुद की कार बेचेंगे तो देयर कार, दे विल सेल देयर कार। चलिए, ये मैंने तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर दिया है ना। आप चाहे कोई भी सेंटेंस लेके देख लीजिए दोस्तों, है ना, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या सीक्वेंस होता है, कैसे बनते हैं। चारू इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, कौन तोड़ रहा है फूल, चारू, पहले भी समझ चुके हैं, तो चारू सब्जेक्ट हो गई, है ना। क्या कर रही है, वो फूल तोड़ रही है, तोड़ना मतलब प्लक, प्लक, तो ये वर्ब है। क्या तोड़ रही है, वो फूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कोई डाउट है दोस्तों, है ना। वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे थे। कौन सीख रहा था इंग्लिश, वी, हम, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, ये क्या हो गई, वर्ब, सीखना, है ना, लर्न कहते हैं इंग्लिश में। क्या सीख रहे थे, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। इसी तरह तीसरा सेंटेंस था, वो लोग अपनी कार बेचेंगे। कौन बेचेगा अपनी कार, एक्शन कौन करेगा,
वो लोग मतलब दे, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या करेंगे वो लोग? बेचेंगे। बेचना एक्शन है, एक्शन को क्या बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में? वर्ब। क्या बेचेंगे? अपनी कार बेचेंगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों सेंटेंस में देखिए क्या कॉमन है। इन तीनों सेंटेंस में कॉमन ये है कि आप तीनों का जब पैटर्न देखेंगे तो आपको सेम समझ में आएगा कि तो इंग्लिश का जो बेसिक पैटर्न होता है वो क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हिंदी का क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में वर्ब होती है। पर इंग्लिश में शुरुआत तो सब्जेक्ट से ही होती है। देखिए हिंदी में भी शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट से ही हो रही है। पर इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन आ जाता है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? लास्ट में। दोस्तों इतना आ गया समझ में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ये चीज़ समझी थी तो मुझे समझ में आया कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। लोग जनरली बेसिक चीज़ें सीखना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा लेवल बढ़ गया है, अब हम बड़े हो गए हैं। लेकिन बता रहा हूँ दोस्तों कि जो असली नॉलेज है वो वहीं पर है, वो बेसिक चीज़ों पर ही है ना? चलिए तो क्या समझ में आया अभी हमको? जहाँ तक मैंने बताया कि हिंदी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आती है लास्ट में। जबकि इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट तो पहले ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आखिरी में चला जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? वर्ब पहले आ जाती है, ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल बोलते हैं, पापा रोज़, या चलिए भी इसको जोड़ देते हैं, पापा ऑफिस पापा बर्थडे गिफ्ट लाएंगे। सपोज ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, पापा बर्थडे गिफ्ट लाएंगे। अब हिंदी में अगर हम वही बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो कौन लाएगा बर्थडे गिफ्ट? पापा, ये सब्जेक्ट हो गए। क्या करेंगे? लाएंगे, ये वर्ब हो गया। क्या लाएंगे? बर्थडे गिफ्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, है ना जादू? चलिए इसका मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता हूँ। पहले पापा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पापा ही बोलते हैं। बर्थडे गिफ्ट का क्या हो गया? बर्थडे गिफ्ट। लाएंगे को क्या बोलेंगे? फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए विल, और लाने को बोलते हैं ब्रिंग। ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया दोस्तों मैंने, पापा बर्थडे गिफ्ट विल ब्रिंग, ठीक है ना? अब इसको अगर इंग्लिश में हमें बनाना हो ये वाला स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? सब्जेक्ट तो पहले ही आएगा पापा, लेकिन अब सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आएगी, है ना? तो ये जो वर्ब है ये, इसको आपने लिख दिया पहले, विल ब्रिंग, और ऑब्जेक्ट को कहाँ लिख दिया? बाद में, बर्थडे गिफ्ट। अब यह आया समझ में आपको दोस्तों? ये इंग्लिश हो गया इसका, पापा विल ब्रिंग बर्थडे गिफ्ट। क्लियर है? तो इतना आसान है दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर समझना, और समझने के बाद सेंटेंस को बनाना कि पापा फिर वर्ब और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, है ना? चलिए तो इतना आ गया दोस्तों आपको समझ में कि इंग्लिश का जो बेसिक पैटर्न होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शुरुआती दौर में अगर आपको करना सीखना है तो पहले हिंदी का जो भी, पहले छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करिएगा दोस्तों, है ना? तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, हिंदी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब को पहले लिखिए, ऑब्जेक्ट को बाद में, आपका इंग्लिश सेंटेंस तैयार है। तैयार है दोस्तों, है ना? कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए
अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब जो होती है वो हम दो प्रकार की यूज़ करते हैं, दो टाइप की वर्ब्स होती हैं जनरली। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है ना दोस्तों। तो इंग्लिश का अगर हम पैटर्न बनाएं, अगर बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में जाके, तो बनेगा ये दोनों वर्ब ही हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मेन वर्ब बाद में जाती है, ऑब्जेक्ट सबसे आखिरी में आता है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये वर्ब क्या होती है और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है, तो मैं अपने अगले वीडियोज़ में इनको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही माइन्यूटली आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा वर्ब के अंदर, है ना। तीनों चीज़ें समझाने वाला हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, खैर ये इतना आया समझ में दोस्तों कि इंग्लिश का जो बेसिक पैटर्न है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसको ऐसे आपको याद रखना है। आप इसको आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में जो दो फॉर्म होते हैं, वर्ब के दो टाइप्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर रख देनी है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मैजिकल चीज़, जिसके बाद आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाना आपके लिए चाय बनाने जितना आसान हो जाएगा दोस्तों। इवन चाय बनाना आपको थोड़ा टफ लगेगी, पर इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म करना आपको टफ नहीं लगेंगे। बेसिक लेवल पे आप इंग्लिश बोलना लिखना आज से ही शुरू कर पाएंगे, ग्रामर के इस नॉलेज के बेस पर। दोस्तों डेली लाइफ में हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, बेसिकली हम 6 टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं उन टाइप के सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको वो टाइप्स बता रहा हूँ सेंटेंसेस के जो हम जनरली अपनी डेली स्पीकिंग में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। वो 6 टाइप कौन कौन से हैं और उनमें हम इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, बस यही आज का टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, ताकि इंग्लिश में सेंटेंसेस को लेकर के, सेंटेंस फॉर्मेशन को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, तो वो 6 टाइप के सेंटेंस कौन से हैं जो हम जनरली बोलते हैं। पहला टाइप है दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता। जैसे हिंदी में बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं वर्ड नहीं होता, वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। दूसरा होता है दोस्तों नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं वर्ड होगा वो नेगेटिव है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये पॉजिटिव है। मेरे पापा ऑफिस में हैं, ये पॉजिटिव है। मेरी मम्मी किचन में है, ये पॉजिटिव है। पर अगर इसमें हमने नहीं वर्ड जोड़ दिया, मेरे पापा ऑफिस में नहीं है, मम्मी किचन में नहीं है, हम लोग यहाँ पर नहीं हैं, नहीं वर्ड जोड़ दिया, तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है दोस्तों, नेगेटिव। इंग्लिश में नेगेटिव जो मोस्ट कॉमन नेगेटिव वर्ड है वो है नॉट। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड आ रहा हो, नहीं वर्ड आ रहा हो, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा दोस्तों। तीसरे टाइप का सेंटेंस जो हम बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव। मैं इंटेरोगेटिव नीचे लिख देता हूँ ताकि आगे को जगह मिल जाए एग्जाम्पल्स लिखने के लिए। सिंपल इंटेरोगेटिव्स दोस्तों, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, इंटेरोगेट करना मतलब होता है क्वेश्चन आंसर करना, पूछना। आपने सुना होगा शायद कि जब पुलिस क्रिमिनल्स को, मुजरिमों को जब ले जाती है पूछताछ के लिए, तो कहते हैं कि इंटेरोगेशन हो रहा है, इंटेरोगेट कर रही है। इंटेरोगेट करना मतलब होता है पूछना, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, सिंपल इंटेरोगेटिव का क्या मतलब है, सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है ना।
ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर सिर्फ यस और नो में जाते हैं दोस्तों, सिर्फ यस और नो में, उनको कहा जाता है सिंपल इंटेरोगेटिव। क्या तुम वहाँ गए थे? हाँ या ना, है ना। क्या तुम चाय पियोगे? हाँ या ना। ऐसे क्वेश्चंस जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव। अगला है सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके भी आंसर यस और नो में ही जाते हैं, पर क्वेश्चन क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे शुरू से शुरू करते हैं। पापा ऑफिस में है, पॉजिटिव। पापा ऑफिस में नहीं है, नेगेटिव। क्या पापा ऑफिस में है? सिंपल इंटेरोगेटिव। क्या पापा ऑफिस में नहीं है? ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला हो गया। ठीक है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब में चलेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव था, सिंपल इंटेरोगेटिव में भी पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ठीक है ना। पांचवा सेंटेंस हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सबसे ज़्यादा बोलते हैं, वो है WH क्वेश्चन। दोस्तों WH क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें WH वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई एसेट्रा, और भी हैं, है ना। तो ये WH क्वेश्चंस हैं। इनमें कुछ ना कुछ डिटेल मांगी जाती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, वो यहाँ क्यों गया था, ठीक है ना, और भी दूसरी चीज़ें। और छठवा और सबसे आखिरी है, आप समझ गए होंगे वैसे, WH क्वेश्चन नेगेटिव। सिंपल, पॉजिटिव, है ना। राम लूडो खेल रहा है, राम लूडो नहीं खेल रहा है। क्या राम लूडो खेल रहा है? क्या राम लूडो नहीं खेल रहा है? राम लूडो क्यों खेल रहा है? और राम लूडो क्यों नहीं खेल रहा है? ये जनरली 6 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं। तो आइए आज हम इनके बेसिक्स स्ट्रक्चर्स सीखते हैं, ठीक है ना, ताकि इन 6 टाइप के सेंटेंसेस की इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाए। दोस्तों पॉजिटिव के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का इंग्लिश में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट लगाना है, तो आखिर वो नॉट कहाँ लगेगा? ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश सेंटेंस में कभी भी नॉट वर्ड का यूज़, कभी भी, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में मतलब डाल लीजिए, मतलब कि इंग्लिश सेंटेंसेस में कभी भी नॉट वर्ड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं, है ना। अब सिंपल इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन मतलब मैंने बताया कि जिनके आंसर येस और नो में जाते हैं, है ना। क्या तुमने ऐसा किया था, क्या ऐसा हुआ, क्या वैसा हो गया था। इनकी शुरुआत सेंटेंस, हिंदी में ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कोई भी अलग से शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों को डाउट रहता है कि इसमें क्या वर्ड आ रहा है, तो इसमें शायद वॉट या कुछ लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया जाता है, इतना आप समझ लीजिए। तो फिर कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। आप कुछ मत करिए, हेल्पिंग वर्ब को उठाइए और सब्जेक्ट के पहले बोल दीजिए, बाकी पूरा सेम, हेल्प मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया सिंपल क्वेश्चन या सिंपल इंटेरोगेटिव। जैसे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं आपको बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको पूछना है क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। अब हमको पता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है? आर को उठाइए, सब्जेक्ट के पहले बोल दीजिए, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। बन गया क्वेश्चन सिंपल। क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग क्रिकेट। जैसे मैं ब्रिजेश हूँ, आई एम ब्रिजेश, आई एम ब्रिजेश। मैं ब्रिजेश नहीं हूँ, आई एम नॉट ब्रिजेश। क्या मैं ब्रिजेश हूँ?
एम आई ब्रिजेश, क्या तुम राम हो, आर यू राम। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाइए और सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, तो अपने आप एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सपोज आपको अपने बच्चे से पूछना है कि क्या तुम बिज़ी हो, क्या तुम बिज़ी हो, है ना। तो अब पता है कि क्या तुमको यू बोलते हैं, बिज़ी होना मतलब बिज़ी होता है, ठीक है ना। हो को मतलब यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आर लगती है। तो क्या तुम बिज़ी हो, आर हेल्पिंग वर्ब यू, बिज़ी, आर यू बिज़ी। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। दोस्तों सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के दो तरीके होते हैं। अब नेगेटिव है, अब देखिए क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं सिंपल, है ना। तो इसका भी पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, क्वेश्चन वाला ही रहेगा, बस बीच में हमको कौन सा वर्ड लगाना है, एक नेगेटिव वर्ड, जो कि क्या है, नॉट, ठीक है ना। सिंपल इंटेरोगेटिव बनाने, नेगेटिव वाला बनाने के लिए दो तरीके होते हैं दोस्तों। या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाइए और पूरा ये स्ट्रक्चर फॉलो करिए, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका एक और होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद। दोनों तरीके सही है, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक है ना। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे हो आपको बोलना है, सपोज आंट आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आंट, आर नॉट यू प्लेइंग, आंट यू प्लेइंग, आंट यू प्लेइंग, या फिर आर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है। आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइए, पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने के लिए आप एक नियम याद रखिएगा कि उनका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करिए। आर नॉट, इज़ नॉट मत बोलिए, उनके शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं एब्रीविएशंस, इजंट, आंट, हैजंट, हैवेंट, ऐसे यूज़ करिए। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आंट यू प्लेइंग क्रिकेट, आंट, आर नॉट, आंट यू प्लेइंग क्रिकेट। या अगर आपको शुरुआत में अगर ये कठिन लग रहा है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला। अब WH क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत आसान होते हैं ये पैटर्न समझना, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव और सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ऊपर, बस हमको क्या लगाना है, एक WH वर्ड लगाना है। तो वो क्या बन जाएगा, WH क्वेश्चन बन जाएगा। आप क्वेश्चन वाला पैटर्न पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही उतार दीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। देखिए पूरा सेम पैटर्न है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल इंटेरोगेटिव का, ठीक है ना। लेकिन आपको कोई WH वर्ड लगाना है तो उसके सबसे पहले क्या लगा दीजिए, WH वर्ड। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। पर तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, अब इसमें WH वर्ड आ गया। कौन सा आ गया, क्यों। क्यों मतलब वाई। तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट तो हम पहले से ही बोल रहे थे क्वेश्चन में, बस उसके पहले क्या लगा दीजिए, वाई। वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, है ना आसान, ठीक है। वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। जैसे वो लोग बाज़ार गए थे, है ना, तो दे वेंट टू द मार्केट, बाज़ार नहीं गए थे, दे डिड नॉट गो टू द मार्केट, है ना। और क्या वो लोग बाज़ार गए थे, तो डिड दे गो टू द मार्केट, है ना। इसी तरह वो लोग बाज़ार क्यों गए थे आपको पूछना है, क्यों मतलब वाई, तो वाई डिड दे गो टू मार्केट। या कब गए थे, तो वैन, कब को इंग्लिश में बोलते हैं वैन, तो वैन डिड दे गो टू मार्केट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पैटर्न जो भी है उसके पहले आप WH वर्ड लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका WH क्वेश्चन। अब सेम चीज़ आपको नेगेटिव WH क्वेश्चन बनाना है, तो यही दोनों पैटर्न, ठीक है ना, सेम टू सेम। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन बनाने का, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लगाइए प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये WH क्वेश्चन है तो इन दोनों के पहले क्या लग जाएगा, WH वर्ड। ये आपका तैयार हो गया नेगेटिव WH क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें आपको कोई डाउट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी है आप उसको नोट करते चलिए, ठीक है ना, ताकि आप भूलें ना और इनको यूज़ कर सकें, ठीक है।
मिटाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ, है ना। जैसे आपको एक सेंटेंस बोलना है, तारे चमक रहे हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है, तारे चमक रहे हैं। आपको इंग्लिश में बोलना है। कौन चमक रहा है? तारे। सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं, तो आर शाइनिंग, स्टार्स आर शाइनिंग। तारे चमक रहे हैं, स्टार्स आर शाइनिंग। तारे नहीं चमक रहे हैं, स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। ठीक है ना। अब इसी का आपको सिंपल इंटरोगेटिव पूछना है, क्या तारे चमक रहे हैं? आर स्टार्स शाइनिंग, है ना। क्या तारे नहीं चमक रहे हैं? आंट स्टार्स शाइनिंग या आर स्टार्स नॉट शाइनिंग, है ना। तारे क्यों चमक रहे हैं? वाई आर स्टार्स शाइनिंग। तारे क्यों नहीं चमक रहे हैं? वाई आर नॉट या वाई आंट स्टार्स शाइनिंग या वाई आर स्टार्स नॉट शाइनिंग। तो दोस्तों ये है 6 कॉमन सेंटेंसेस जो हम रोज़ बोलते हैं, 6 प्रकार के, और ये है उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, है ना। नोट करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। अब बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इन 6 बेसिक स्ट्रक्चर्स को यूज़ करिए, है ना। सेंटेंसेस आप लाइए और सेंटेंसेस ला करके इन बेसिक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आप उनको लिखना और बोलना शुरू करिए। दोस्तों इसी तरह के मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक एक वीडियो देखिए ताकि इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन जो आपके अंदर हो वो पूरी तरह से आपके अंदर से निकल जाए और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बन पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।